हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहां पर हम पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज हम हल करने वाले हैं यूजीसी नेट में 2013 जून में जो सेकंड प्रश्न पत्र पूछा गया था उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ये हमको आगे आने वाली परीक्षाएँ टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईएस, सेट या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो जो भी थ्योरी हो, उनके राइटर हों अर्थशास्त्री, और उनकी जो पुस्तक हैं या फिर उन्होंने कोई थ्योरी दी हुई है, तो उन सबको हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा सिद्धांत क्या बोलता है। उस हिसाब से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट सूची को सेकंड से मिलाने के लिए आता है और फिर ये पूछा जाता है कि ये थ्योरी किसने दी है, किस सन में दी है। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो आज 2013 जून में जो भी प्रश्न पूछे गए थे हम उनको विस्तार पूर्वक हल करेंगे, और वो भी नवीनतम आंकड़ों के साथ में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, द्विअधिकार के कूनो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्विअधिकारी कितना उत्पादन करेगा। विकल्प है, पहला उत्पादन का आधा, दूसरा उत्पादन आउटपुट का 1/4, तीसरा उत्पादन का 1/6वां भाग, और चौथा है कुल उत्पादन का 1/3 भाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर 4, कुल उत्पादन का 1/3 भाग। द्विअधिकार के कूनो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्विअधिकारी कुल उत्पादन का 1/3 उत्पादन करेगा। फ्रेंच अर्थशास्त्री कूनो ने 1968 में द्विअधिकारी मॉडल का प्रतिपादन किया। इन्होंने अपने मॉडल को 2 फर्मों के उदाहरण से प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ए और बी नामक 2 फर्में ली। फर्म ए कुल मांग का आधा भाग उत्पादित करती है। इसके पश्चात फर्म बी प्रवेश करती है और बची हुई जो भाग है 1-1/2 का 1/4 भाग उत्पादित करती है। यह प्रतिक्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों में से प्रत्येक का उत्पादन 1/3 नहीं हो जाता, अर्थात 1/3 नहीं हो जाता है। अंततः दोनों फर्म कुल भाग का 2/1/3 भाग उत्पादित करती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जब तक प्रतिस्थापन श्रम आपूर्ति वक्र प्रभाव आय प्रभाव पर छाया रहता है। विकल्प हैं, पहला नकारात्मक रूप से ढलवा होती है, दूसरा सकारात्मक रूप से ढलवा होती है, तीसरा पीछे की ओर मुड़ी होती है, चौथा है बाईं ओर खिसक जाती है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, सकारात्मक रूप से ढलवा होती है। इसका डायग्राम भी बनता है, तो हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये इसका डायग्राम बनता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इस तरीके से इसका ढाल होता है। ये चूँकि हमारा सप्लाई वाला पॉइंट है, ओ एक्स वाई। अब यहाँ पे E2, E और E1, इसको अभी हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। अब यहाँ पे रेखा चित्र में हम सबसे क्या देख रहे हैं कि पूर्ति वक्र, ये चूँकि ये हमारा वक्र है, ये कौन सा वक्र है हमारा, पूर्ति यानी कि सप्लाई वाला वक्र है। ई बिंदु पर मजदूरी OW, तो ये हमारा W है, ये W1 और ये W2। तो OW है तथा श्रम की मात्रा OL है। यहाँ पे हमारा L2, L और L1 है, लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव के
आय प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होने पर OW से OW1 हो जाएगी और मजदूरी में W1 की वृद्धि होगी। इस तरीके से इसको व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषता है। पहला, उत्पादन विभेदीकरण। दूसरा, गैर कीमत प्रतिस्पर्धा। तीसरा, फर्मों की बड़ी संख्या और प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता। चौथा है, फर्में अंतर्निर्भर होती हैं। कोड दिया गया है इसका कि पहला ए और सी सही है, दूसरा ए बी और डी सही है, तीसरा ए बी और सी सही है और चौथा है ए सी और डी सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, ए और सी हमारा सही है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, उत्पादन विभेदीकरण और फर्मों की बड़ी संख्या और प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा की मुख्य विशेषता उत्पादन विभेदीकरण तथा फर्मों की बड़ी संख्या में प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। अगर हम वास्तविक जीवन की बात करें तो ना तो पूर्ण प्रतियोगिता और ना ही शुद्ध एकाधिकार की आवश्यकता होती है, अपितु व्यवहारिक जीवन में इनके बीच की स्थिति पाई जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता। चैम्बरलेन ने इसे एकाधिकृत प्रतियोगिता भी कहा है। अगर कभी पूछा जाए कि अपूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत किसने दिया है तो चैम्बरलेन ने दिया है। इसमें कुछ दशाएं पूर्ण प्रतियोगिता की तथा कुछ दशाएं एकाधिकार की पाई जाती हैं। अतः अपूर्ण प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार का मिश्रण है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार का मिश्रण क्या है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता। प्रश्न नंबर 4 है, अभिकथन दिया गया है कि एकाधिकार पैरोटो अध्यक्ष या अप्रभावी होता है। कारण दिया है कि कीमत में कमियों के बदले में वह जो आय का भाग देने को तैयार होगा उसे संभव बनाने के लिए संसाधनों के आवंटन को बदलना संभव होगा। विकल्प दिया है, पहला, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। तीसरा, ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और चौथा है, आर सही है परंतु ए सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। पैरोटो के अनुसार अनुकूलतम स्थिति के पहुंचने पर यदि किसी एक व्यक्ति के कल्याण में वृद्धि की जाती है तो दूसरे व्यक्ति के कल्याण में कमी होती है। पैरोटो का सिद्धांत एकाधिकार पर लागू नहीं होता है। एकाधिकार वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकती। यदि वह वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है तब उसे उपभोक्ता की मांग के अनुसार वस्तु की पूर्ति निर्धारित करनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 5 है, यदि श्रम और पूंजी में किसी भी आनुपातिक परिवर्तन के साथ MPL/MP के नहीं बदलता तो उत्पादन फलन निम्नलिखित कब होता है। पहला, रेखीय। दूसरा, अरेखीय। तीसरा, एक रूप बटे समरूप और चौथा है समस्थैतिक। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4, समस्थैतिक। यदि श्रम और पूंजी में किसी भी आनुपातिक परिवर्तन के साथ MPL/MP के नहीं बदलता तो उत्पादन फलन समस्थैतिक होता है। उत्पादनों के साधनों तथा उत्पादन के अंतर संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। रेखीय समरूप उत्पादन फलन में उत्पादन बिल्कुल उसी अनुपात में परिवर्तित होगा जिस अनुपात में आगतों में परिवर्तन होगा। आगतों को दुगना करने पर उत्पादन भी दुगना हो जाता है। और दूसरा होता है गैर समरूप उत्पादन फलन,
में से एक अधिक कोटि का उत्पादन फलन पैमाने के बढ़ते प्रतिफलन से तथा एक से कम कोटि का उत्पादन फलन पैमाने के घटते प्रतिफल से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 6वां है, सूची 1 में दी गई मदों को सूची 2 में दी गई मदों के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो ये हमारी सूची 1 है एंड ये सूची 2 है। अब देख लेते हैं कि हमें विकल्प क्या दिए गए हैं। विकल्प सूची 1 में दिए गए हैं। ए, फर्म की एजेंसी थ्योरी सिद्धांत, दूसरा एक्स अकुशलता, तीसरा उपयोगिता अधिकतमीकरण मॉडल और चौथा है एजबर्थ बॉक्स रेखाचित्र। सूची नंबर बी में दिए हैं ओ ई विलियमसन, दूसरा दिया है एम सी जेनसन एवं डब्ल्यू जे मैकलिन, तीसरा है विल्फ्रेडो पेरेटो और चौथा है हार्वे लिबस्टीन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिलान करने का प्रयास करते हैं। फर्म की एजेंसी थ्योरी सिद्धांत ये दिया है विल्फ्रेडो ने, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट का थर्ड आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट का थर्ड कहाँ दिया है। 2 जगह दिया है हमें, विकल्प नंबर 1 में और विकल्प नंबर 4 में। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्स अकुशलता, एक्स अकुशलता का सिद्धांत पहली बार हार्वे लिबस्टीन ने दिया था। तो हम देखते हैं कि दूसरे का चौथा किस में दिया गया है। दूसरे का चौथा विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो यहाँ पे ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब हम आगे भी मिलान कर लेते हैं। तीसरा है उपयोगिता अधिकतमीकरण मॉडल, ये किसने दिया है? ओ ई विलियमसन ने। तो थर्ड का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। चौथा और आखिरी है हमारा एजवर्थ बॉक्स रेखा चित्र, ये किसके द्वारा दिया गया है? एम सी जेवंस एवं डब्ल्यू जे मैकलिन के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, अल्पकालीन औसत कुल लागत और दीर्घकालीन औसत लागत के स्पर्श बिंदु पर अल्पकालिक सीमांत लागत होगी। विकल्प हैं, पहला दीर्घकालिक सीमांत लागत से बृहद होती है, दूसरा दीर्घकालिक सीमांत लागत से कम होती है, तीसरा दीर्घकालिक सीमांत लागत से काफ़ी अधिक होती है और चौथा है दीर्घकालिक सीमांत लागत के बराबर होती है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, दीर्घकालिक सीमांत लागत के बराबर होती है। अल्पकालीन औसत कुल लागत दीर्घकालीन औसत लागत के स्पर्श बिंदु पर अल्पकालीन सीमांत लागत दीर्घकालीन के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 8 है, पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों के साथ बाजार में संतुलन किस स्थिति में अधूरा है? पहला अपूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, दूसरा एकाधिकार बाजार, तीसरा पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार। इसमें क्या होता है? पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों के साथ बाजार में असंतुलन पूर्णतया प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में अधूरा है। पैमाने के वर्धमान प्रतिफलों की अवस्था में जिस अनुपात में लागतों में वृद्धि की जाती है, निर्गतों में वृद्धि उस अनुपात से अधिक होती है, अर्थात इसके अंतर्गत उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि उत्पादन के साधनों की आनुपातिक वृद्धि की अपेक्षा अधिक होती है। प्रश्न नंबर 9 है, यदि एक अनैच्छिक बेरोजगारी, दूसरी प्रच्छन्न बेरोजगारी, तीसरा संघर्षजनित बेरोजगारी और चौथा संरचनात्मक बेरोजगारी है तो पूर्ण रोजगार निम्नलिखित में से सामंजस्य रखता है? पहला और दूसरा,
दूसरा और तीसरा, तीसरा, तीसरा और चौथा है पहला और चौथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, तीसरा और चौथा। पूर्ण रोजगार संघर्ष जनित बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी में सामंजस्य रखता है। नई तकनीकी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक बेरोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा हो तो पुराना रोजगार छोड़ने तथा नया रोजगार पाने की अवधि संघर्ष जनित बेरोजगारी कहलाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी बाजार में दीर्घकालीन स्थितियों में बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 10 है, किंग्स के निरपेक्ष आय प्राकल्पना के समीकरण C बराबर A प्लस बी वाई में जहाँ C उपभोग व्यय, A उपभोग व्यय जब Y शून्य है और B उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिथ्या है। विकल्प है MPC आय के स्तर से स्वतंत्र है, दूसरा MPC आय के स्तर पर आश्रित है, तीसरा आय के बढ़ने पर APC गिरता है और चौथा है APC बड़ा है MPC से। तो इस विकल्प का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2, MPC आय के स्तर पर आश्रित है। MPC यह कथन किंग्स के निरपेक्ष आय प्राकल्पना के समीकरण के संबंध में मिथ्या है। किंग्स की निरपेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार जब आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, परंतु यह वृद्धि आय में वृद्धि की अपेक्षा कम अनुपात में होती है और इसके विपरीत होने पर आय में कमी होने पर उपभोग में भी कमी होती है, परंतु अपेक्षाकृत अनुपात में उपभोग तथा आय का संबंध गैर अनुपातिक होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि APC बड़ा है MPC से तथा MPC धनात्मक होता है, अर्थात MPC का मान जिसमें शून्य से MPC बड़ा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मिथ्या है। पहला, जब कर एक मुश्त कर है संतुलित बजट गुणक इकाई के बराबर होता है। दूसरा, जब कर यथा मूल्य कर है संतुलित बजट गुणांक इकाई से कम है। तीसरा, कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से कम होता है और चौथा है कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से ज़्यादा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, कर गुणक सरकारी व्यय गुणक से ज़्यादा होता है। 12वें क्वेश्चन में फिर से हमको सही जोड़ी मिलान करना है। इसमें भी हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है जिसका हमें मिलान करना है। पहला है हमारा डेल जगरसन, दूसरा JM किंग्स, तीसरा जेम्स कोहन, चौथा जेम्स क्लार्क। सेकंड सूची में दिया है हमें Q माइनस सिद्धांत, तीसरा है नव क्लासिकल सिद्धांत, तीसरा है गुणक सिद्धांत, चौथा है वर्तमान माल्य बटे मूल मापदंड। तो अब हम यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। डेल जगरसन के द्वारा क्या प्रतिपादित किया गया है, Q सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मतलब फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है डेल जगरसन का। Q सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने। JM किंग्स ने
वर्तमान मान और मूल्य मापदंड का प्रतिपादन किया है, तो दूसरे का हमारा सेकंड हो जाएगा। जेम्स कोहन के द्वारा क्या किया गया है, त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो थर्ड हो जाएगा। और जेम्स क्लार्क ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, नव क्लासिकल सिद्धांत का प्रतिपादन जेम्स क्लार्क के द्वारा किया गया है। अब हमें यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं वह कोई भी सही नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो बताया हुआ कि पहले डेल जगरसन का क्यू सिद्धांत का प्रतिपादन है, दूसरा है जी.एम. किंग्स ने वर्तमान मान और अमूल्य मापदंड का प्रतिपादन किया है, जेम्स कोहन ने त्वरक सिद्धांत और जेम्स क्लार्क ने नव क्लासिकल सिद्धांत दिया है, ये सभी सही है। प्रश्न नंबर 13 है, अभिकथन दिया गया है कि तरलता फंदे में मुद्रा की मांग पूर्णतया ब्याज लोचनीय होती है, कारण क्योंकि इस स्थिति में सभी निवेशकर्ता अपेक्षा करते हैं कि ब्याज की दर ब्याज की प्राकृतिक दर की ओर बढ़ेगी। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, आर और ए दोनों गलत हैं। तो विकल्प नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ब्याज की प्राकृतिक दर वह ब्याज दर होती है जो मुद्रास्फीति को स्थिर रखते हुए पूर्ण रोजगार का समर्थन करती है। तरलता फंदे की स्थिति में सभी निवेशकर्ता जो मुद्रा को तरल रूप में रखना पसंद करते थे, यह अपेक्षा करते हैं कि ब्याज की दर भविष्य में ब्याज भी प्राकृतिक दर की ओर गमन करेगी। प्रश्न नंबर 14 है, काला अवधि अनुसार निवल निवेश व्यय की दर निम्नलिखित की अधोमुखी ढलान की प्रवणता पर निर्भर करती है। पहला, निवेश अनुसूची की सीमांत क्षमता। दूसरा, पूंजी अनुसूची की सीमांत क्षमता। तीसरा, एलएम अनुसूची और चौथा है आईएस अनुसूची। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, निवेश अनुसूची की सीमांत क्षमता। काला अवधि अनुसार निवल निवेश ब्याज की दर निवेश अनुसूची की सीमांत क्षमता की अधोमुखी ढलान की प्रवणता पर निर्भर करती है। निवेश की सीमांत उत्पादकता, जिसे हम MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रतिफल की वह प्रत्याशित दर जो किसी पूंजी परिसंपत्ति पर दिए हुए निवेश से ब्याज की दर को छोड़कर सभी लागतें पूरी करने के लिए प्राप्त की जाती है। इसका डायग्राम भी बनता है, छोटा सा बना देती हूँ यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे ए बिंदु, बी बिंदु और ये हमारी कौन सी रेखा होती है, MEI यानी मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे R1, R2, I1 एंड I2। इस रेखा चित्र की अगर हम बात करें तो ए बिंदु पर ब्याज की दर OR1 होती है तथा इस दर पर निवेश OI1 है। जब ब्याज की दर गिरकर OR2 हो जाती है तो निवेश बढ़कर OI2 हो जाता है, अर्थात ब्याज दर में R1 तथा R2 की कमी होने पर निवेश I1 से I2 की वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 15 है, मुद्रा की मांग के
निर्धारक के रूप में किसका विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है? पहला, संपदा। दूसरा, वैकल्पिक परिसंपत्तियों पर नाम मात्र लब्धि। तीसरा, मुद्रास्फीति की दर। और चौथा है ब्याज की वास्तविक दर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ब्याज की वास्तविक दर। मुद्रा की मांग के निर्धारक के रूप में ब्याज की वास्तविक दर का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। मुद्रा की मांग के निर्धारक के रूप में संपदा, वैकल्पिक संपत्तियों पर नाम मात्र उपलब्धि तथा मुद्रास्फीति की दर उल्लेख की गई है। प्रश्न नंबर 16 है, व्यापार चक्रों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया है? पहला, एन कॉल्डोर। दूसरा, जे.आर. हिक्स। तीसरा, पी. सैमुअल्सन। और चौथा है जे.एम. किंग्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एन कॉल्डोर। व्यापार चक्रों की व्याख्या करने के लिए एन कॉल्डोर ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया। अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव को व्यापार चक्र कहते हैं। उनके अनुसार व्यापार चक्र तभी संभव है जब बचत और निवेश आरेखीय हों। इनके व्यापार चक्र दबावों का प्रभाव है जो अर्थव्यवस्था को नियोजित बचत और निवेश की समानता की ओर ले जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? विकल्प हैं, पहला जे.एम. किंग्स। दूसरा, रैगनर नक्सरे। तीसरा, कार्ल मार्क्स। चौथा, जे.एस. मिल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 2, रैगनर नक्सरे। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा रैगनर नक्सरे से संबंधित है। उन्होंने बताया कि गरीबी के दुष्चक्रों को व्यक्त करते हुए अल्प विकसित देश गरीबी के दोषपूर्ण दुष्चक्र में, जिसमें गरीबी और गरीबी को जन्म देती है, गरीबी के दुष्चक्र का विवेचन करते हुए नक्सरे कहते हैं कि इन देशों की कम वास्तविक आय के कारण कम बचत होती है। बचत कम होगी तो निवेश भी कम होता है। जब निवेश कम होता है तो उत्पादन कम होता है। उत्पादन के कम होने के कारण आय कम होती है। तो जब आय कम होती है तो क्रय शक्ति भी कम होती है, फलस्वरूप मांग में कमी आती है, अतः विनियोग कम होना पुनः कम आय को जन्म देता है। प्रश्न नंबर 18 है, औंधे यू आकार युक्त आय वितरण परिकल्पना किससे संबंधित है? पहला, जे.वी. क्लार्क। दूसरा, डेविड रिकार्डो। तीसरा, साइमन कुजनेस। और चौथा, एडम स्मिथ। तो विकल्प नंबर तीसरा हमारा सही है, साइमन कुजनेस। औंधी यू आय वितरण परिकल्पना साइमन कुजनेस से संबंधित है। इन्होंने बताया कि जब आर्थिक विकास होता है तो कुछ लोग ही लाभान्वित होते हैं, फिर जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है अन्य समूह भी लाभान्वित होते जाते हैं। आय के वितरण की विषमता कम होने लगती है। इस तरह प्रारंभ में आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ आय की विषमता बढ़ती है, परंतु अंत में आय की वृद्धि के साथ आय वितरण में भी विषमता समाप्त होती है। प्रश्न नंबर 19 है, एचडीआई के संगठक हैं, पहला दीर्घायु। दूसरा, शैक्षिक उपलब्धि। तीसरा, शिशु मृत्यु दर। और चौथा है मर्यादित जीवन स्तर। तो यहाँ पे हमें कोड दिए गए हैं कि ए, बी और सी सही हैं। दूसरा, बी, सी और डी सही है। तीसरा, बी, सी और डी सही है। और चौथा, ए, सी और डी सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 4, ए, सी और डी, यानी दीर्घायु,
शैक्षिक उपलब्धि और मर्यादित जीवन स्तर। HDI, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, के संगठक दीर्घायु, शैक्षिक उपलब्धि और जीवन स्तर का वर्णन करते हैं। दीर्घायु को जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा से मापा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, विकास के क्लासिकल सिद्धांत के निम्नलिखित प्रतिपादकों के अनुवर्ती क्रम में व्यवस्थित करें। पहला डेविड रिकार्डो, दूसरा JS मिल, तीसरा एडम स्मिथ और चौथा है रॉबर्ट माल्थस। विकल्प हैं BDCA, दूसरा DCAB, तीसरा CBDA और चौथा है ABCD। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1। सबसे पहले एडम स्मिथ ने इसकी व्याख्या की। ये विकल्प भले ही आगे पीछे लिखे हैं लेकिन जो नंबर डला हुआ है वही सही है। दूसरे नंबर पर आते हैं रॉबर्ट माल्थस, तीसरे नंबर पर आते हैं JS मिल और चौथे नंबर पर आते हैं हमारे डेविड रिकार्डो। प्रश्न नंबर 21 है, अभिकथन दिया है मार्क्सवादी योजना में MCM, जहां M डैश बड़ा है M से और M डैश माइनस M अतिरिक्त मूल्य है। कारण क्या दिया है कि इस अतिरिक्त मूल्य का मुख्य कारण कच्चा माल और मशीन इत्यादि हैं। विकल्प दिए हैं हमें, A गलत है परंतु R सही है, दूसरा A सही है परंतु R गलत है, तीसरा A और R दोनों सही हैं और चौथा है A R दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2, A सही है परंतु R गलत है। मार्क्स के अनुसार श्रम के निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य कभी भी उस श्रम के विभाजन के मूल्य के बराबर नहीं होता। अगर हम उदाहरण लें कि मान लीजिए कि एक श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है परंतु उसे पारिश्रमिक 5 घंटे के बराबर मिलता है, तो यह 3 घंटे का श्रम मूल्य ही अतिरिक्त मूल्य है जो लाभ, लगान और ब्याज के रूप में पूंजीपतियों के पास चला जाता है। परंतु इस अतिरिक्त मूल्य का मुख्य कारण कच्चा माल, मशीनें नहीं होती, अपितु पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों का जो शोषण किया जाता है वो होता है। प्रश्न नंबर 22 में फिर से हमें सही जोड़ी मिलान करने के लिए दिया गया है, तो हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। अल्प विकास का संरचनात्मक दृष्टिकोण, स्वतंत्र व्यापार नीति, विस्तारित पुनरुत्पादन की विभागीय योजना, चौथा है संचय का स्वर्णिम युग। सूची सेकंड में दिए हैं क्लासिकल अर्थशास्त्री, हॉलिस चेनरी, स्थायी राजकीय विकास और चौथा है कार्ल मार्क्स। तो हम मिलान कर लेते हैं। अल्प विकास का संरचनात्मक दृष्टिकोण हॉलिस चेनरी ने दिया था, तो हमारा फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट का सेकंड कहाँ दिया है, सिर्फ एक ही जगह दिया है विकल्प नंबर 1 में, तो हमारा यहाँ सीधा सही हो जाता है विकल्प नंबर 1। तो हम सारे मिलान कर लेते हैं। स्वतंत्र व्यापार नीति किसके द्वारा दी गई थी, स्वतंत्र व्यापार नीति हमारी क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई थी। तो सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। विस्तारित पुनरुत्पादन की विभागीय योजना ये किसके द्वारा दी गई थी, कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी। और संचय का स्वर्णिम युग ये हमारी स्थायी राजकीय विकास योजना के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 भी हमारा सही मिलान करने के लिए है। इसमें हमें भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, छुरीधार संतुलन,
अमानक स्वर्णिम युग, प्रबल धक्का सिद्धांत। सूची सेकंड में दिया गया है आर.एफ. काहन, दूसरा रोजेस्टीन रॉडान, तीसरा लिबस्टीन और चौथा है हेरोड। तो यहाँ पे हम सही मिलान कर लेते हैं। क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन लिबस्टीन ने किया था, मतलब फर्स्ट का हो जाएगा हमारा थर्ड, फर्स्ट का थर्ड। इसमें भी हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा क्योंकि इसमें यही दिया गया है। हम आगे देख लेते हैं। छुरीधार संतुलन किसने दिया है? हेरोड ने। तीसरा है अमानक स्वर्णिम युग, ये किसके द्वारा दिया गया है? आर.एफ. काहन के द्वारा दिया गया है। और चौथा है हमारा प्रबल धक्का सिद्धांत, रोजेस्टीन रॉडान के द्वारा प्रबल धक्का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से बाह्य मितव्यताओं के विचार पर आधारित सिद्धांत दिया है कि जब तक विश्राम के मार्ग में आने वाली प्रारंभिक कठिनाइयों को दूर नहीं किया जाता, तब तक आपसी रूप से लाभ लेने वाले उत्पादन विस्तार के लाभ प्राप्त नहीं किए जा सकते। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की दर के संबंध में कौन से वर्ष श्रेष्ठ और सबसे बुरे थे? विकल्प हैं 2007-8 से 2007-8 और 1997-98, दूसरा है 2006-7 और 1966-67, तीसरा है 1988-89 और 1989-80 और चौथा है 2003-4 और 1957-58। इसमें हमारा विकल्प नंबर 3 सही है, 1988-89 और 1979-80। भारत में राष्ट्रीय आय की समृद्धि दर के संबंध में 1988 और 89 श्रेष्ठ तथा वर्ष 1979 और 80 सबसे बुरे थे। किसी एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में जितना भौतिक पदार्थों व सेवाओं से उत्पादन होता है, वही उस देश की राष्ट्रीय आय होती है। अतः किसी देश में स्थित समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों की आय को यदि जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वृद्धि दर का सही अनुमान राष्ट्रीय आय की गणना के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही के वर्षों में आशोधित जन्म दर के आरोही क्रम में राज्यों को श्रेणीगत करें। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। कोड दिए गए हैं ABCD, दूसरा BCAD, तीसरा ABDC और चौथा है BADC। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ही है। आंध्र प्रदेश में आशोधित जन्म दर 16.0% है। दूसरा है कर्नाटक जिसमें 17.2%, चूँकि ये 2013 के संभावित आंकड़े थे। तीसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 24.6% और चौथा है उत्तर प्रदेश 25.6%। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर A। प्रश्न नंबर 26 है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में समृद्धि दर के संबंध में सेवा क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र के बीच सबसे बड़ा अंतराल दर्ज किया गया? पहला 7वीं योजना, दूसरा 8वीं योजना, तीसरा 9वीं योजना और चौथा है 10वीं योजना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। नौवीं योजना।
भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना में समृद्धि दर के संबंध में सेवा क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र के बीच सबसे बड़ा अंतर दर्ज किया। अगर हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक यह योजना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास रखा गया। इस योजना में आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य 7% रखा गया। इस योजना में कृषि व ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। प्रश्न नंबर 27 है, भारत की राष्ट्रीय विनिर्माणकारी नीति के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के मध्यकालिक अभिष्ट रिटायर्ड विकास लक्ष्य के बारे में सही उत्तर प्रदान करें। पहला 6 से 8%, दूसरा 8 से 10%, तीसरा 10 से 12% और चौथा है 12 से 14%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, 12 से 14%। भारत की राष्ट्रीय निर्माणकारी नीति के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र के मध्यकालिक अभिष्ट, जिसे हम डिजायर्ड विकास 12 से 14% रखा गया। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति घोषित की। इस नीति में अगले 10 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने तथा वर्ष 2020 तक 10 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रश्न नंबर 28 है, HDR 2011 के अनुसार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस देश की बेहतर है? पहला श्रीलंका, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा केन्या और चौथा मिस्र। तो यहाँ पे विकल्प हैं A और D, दूसरा A और C, तीसरा A और B और चौथा है B और C। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 1, A और D। A में हमारा है श्रीलंका और D है मिस्र। HDR के अनुसार 2011 के अनुसार मानव विकास श्रीलंका और मिस्र का बेहतर है। मानव विकास में विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा विकसित तथा संकलित आंकड़ा है। इस सूचकांक से यह पता चलता है कि कोई देश विकसित है। आधारों जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा आय मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है, भारत की सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में मनरेगा MGNREGA के अंतर्गत परिव्यय की राशि क्या थी? विकल्प हैं 25,000 करोड़, दूसरा 30,000 करोड़, चौथा 40,000 करोड़ और पांचवा है 55,000 करोड़। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा 40,000 करोड़। भारत की सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 में मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंतर्गत परिव्यय की राशि 40,000 करोड़ थी। मनरेगा भारत सरकार द्वारा लागू की गई एक राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना है। प्रश्न नंबर 30 है, वर्ष 2010 में विश्व व्यापारिक निर्यातों में भारत के हिस्से के बारे में सही उत्तर प्रदान करें। पहला 0.5%, दूसरा 0.9%, तीसरा 1.1% और चौथा है 1.5%। यहाँ पे हमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सभी
सही नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है लगभग 1.78%। चूँकि वर्ष 2010 में विश्व व्यापारिक निर्यातों में भारत के निर्यातों की हिस्सेदारी लगभग इतनी थी। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाले उत्पाद निम्नलिखित हैं: रिफाइंड पेट्रोलियम, खनिज ईंधन, रत्न एवं कीमती पत्थर, मशीनरी, यांत्रिक उपकरण, जैविक रसायन, दवा एवं दवा से संबंधित उत्पाद, विद्युत मशीनरी एवं उपकरण, लोहा एवं स्टील। प्रश्न नंबर 31 है, यदि दो देशों के बीच वस्तु ले जाने की परिवहन लागत दो देशों के बीच वस्तुओं के पूर्व लेन देन अंतर से अधिक होती है तो उस वस्तु में लेन देन है: पहला संभावित, दूसरा असंभावित, तीसरा प्रतिवर्ती और चौथा कह नहीं सकते। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, असंभावित। यदि दो देशों के बीच वस्तु ले जाने की परिवहन लागत दो देशों के बीच वस्तुओं के पूर्व लेन देन के अंतर से अधिक होती है तो उस वस्तु में लेन देन असंभावित है, क्योंकि वस्तुओं का आयात व निर्यात तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि लागतों का तुलनात्मक लाभ यातायात व्यय से अधिक ना हो। अर्थात यदि परिवहन लागत अधिक होने के कारण दो देशों के बीच लेन देन की लागत का अंतर समाप्त हो जाता है तो उस वस्तु का लेन देन सही नहीं होता। प्रश्न नंबर 32 है, रिवेंजिस प्रमेय के अनुसार स्थिर सापेक्ष वस्तु कीमतों पर केवल एक कारक निम्नलिखित के उत्पादन में से पूर्ण विस्तार की ओर प्रवृत्त करता है: पहला दोनों वस्तुएं, दूसरा वृद्धिकारी कारक को गहन रूप से उपयोग करने वाली वस्तु, तीसरा गैर वृद्धिकारी कारक को गहन रूप से उपयोग करने वाली वस्तु और चौथा है उपरोक्त में से कोई एक। तो इसमें विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, वृद्धिकारी कारक को गहन रूप से उपयोग करने वाली वस्तु। इस प्रमेय के अनुसार स्थिर सापेक्ष वस्तु कीमतों पर केवल एक कारक वृद्धिकारी कारक को गहन रूप से उपयोग करने वाली वस्तु के रूप में उत्पादन में पूर्ण विस्तार की ओर प्रवृत्त करता है। यदि दो देश व दो साधन वाली अर्थव्यवस्था में यदि एक साधन की पूर्ति बढ़ा दी जाए तो दूसरे साधन की पूर्ति स्थिर रखी जाए। प्रश्न नंबर 33 है, बाजार के सभी भागों में विनिमय दर को किसके द्वारा एक समान रखा जाता है? पहला विनिमय विवाचन, दूसरा ब्याज विवाचन, तीसरा हेजिंग और चौथा है सट्टेबाजी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, विनिमय विवाचन। बाजार के सभी भागों में विनिमय दर को विनिमय विवाचन द्वारा एक समान रखा जाता है। स्वतंत्र विदेशी बाजारों में किसी स्थान पर कोई मुद्रा कम मूल्य पर क्रय करके तुरंत ही उसे किसी अन्य स्थान पर ऊंचे मूल्य पर बेचने की प्रक्रिया को विनिमय विवाचन कहा जाता है। विनिमय विवाचन द्वारा बाजार के सभी भागों में विनिमय दर को एक समान रखने में सहायता मिलती है। प्रश्न नंबर 34 है, कारक कीमत सरकारी प्रमेय द्वारा किन शर्तों को प्रासंगिक माना गया है? पहला भिन्न उत्पादन एंडाउमेंट्स देशों की विशेषता है, दूसरा भिन्न उत्पादन फलन देशों की विशेषता है, तीसरा भिन्न साधन सघनताएं उत्पादों की विशेषता है और चौथा प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जो अपने प्रचुर साधन का तुलनात्मक रूप से गहनता से उपयोग करेगा। विकल्प है पहला ABCD, दूसरा ACD, तीसरा ABD और चौथा है AC और B।
तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2। ए, सी और डी। कारक कीमत समानीकरण प्रमेय की व्याख्या सैमुअल्सन ने की। इस संबंध में हेक्सर ओहलिन ने कहा कि यदि दो देशों में श्रम एवं पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मजदूरी और साधन दोनों देशों में गतिशील न होना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के स्वतंत्र प्रवाह के साधनों की निरपेक्ष और सापेक्ष कीमतों में समानता स्थापित करने की प्रवृत्ति होती है। प्रश्न नंबर 35 है, भुगतान संतुलन के मौद्रिक उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला, यह भुगतान संतुलन को अनिवार्यता मौद्रिक घटना के रूप में देखता है। दूसरा, भुगतान संतुलन में घाटा राष्ट्र में मुद्रा की अतिरिक्त मांग के फलस्वरूप होता है। तीसरा, अतिरिक्त भुगतान संतुलन की मुद्रा अतिरिक्त पूर्ति के कारण होता है। और चौथा है, भुगतान संतुलन में असंतुलन दीर्घकाल में स्वचालित रूप से कठिन नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 1। यह भुगतान संतुलन को अनिवार्यतः मौद्रिक घटना के रूप में देखता है। भुगतान संतुलन का मौद्रिक उपागम। भुगतान संतुलन को अनिवार्यतः मौद्रिक घटना के रूप में देखता है। भुगतान संतुलन एक देश का अन्य देशों के साथ समस्त आर्थिक लेन देनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। यह लेखांकन की दृष्टि से हमेशा संतुलित होता है। भुगतान शेष का मौद्रिक उपागम मुद्रा की मांग और पूर्ति के रूप में भुगतान शेष में परिवर्तनों की विवेचना करता है। इस सिद्धांत के अनुसार भुगतान शेष घाटा सदैव सभी स्थानों पर एक मौद्रिक तत्व है, इसलिए यह केवल मौद्रिक उपायों से ही ठीक किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 36 है, जब राष्ट्र आयात शुल्क लगाता है तो राष्ट्र का देय वक्र कैसा होगा। विकल्प है, पहला, एक अक्ष जो निर्यात वस्तु का माप करता है से दूर खिसक जाएगा। दूसरा, अक्ष जो आयात वस्तु का माप करता है से दूर खिसक जाएगा। तीसरा, नहीं खिसकेगा। और चौथा, उपरोक्त में से कोई भी संभावित है। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अक्ष जो निर्यात वस्तु का माप करता है से दूर खिसक जाएगा। जब राष्ट्र आयात शुल्क लगाता है तो राष्ट्र का देय वक्र जो निर्यात वस्तु का माप करता है से दूर हो जाता है। कारण क्या है? किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए प्रायः जो टैरिफ होता है, जिसे हम प्राशुल्क के नाम से जानते हैं, टैरिफ, उसकी व्यापार शर्तें बेहतर हो जाती हैं तथा वह अपने आयात अपेक्षाकृत कम दामों पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि विदेशी निर्यातकर्ता को शुल्क का कुछ भाग अथवा संपूर्ण प्राशुल्क का भुगतान करना पड़ता है। परंतु प्राशुल्क लगाने वाले देश की व्यापार शर्तों में कितना सुधार होगा, यह दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र की लोच पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 37 है, यदि व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय शर्तें उस स्तर पर तय होती हैं जो प्रत्येक देश की अवसर लागत के बीच पड़ता है तो पहला, किसी भी देश के लिए लाभकारी व्यापार का कोई आधार नहीं है। दूसरा, दोनों देशों को व्यापार से लाभ होता है। तीसरा, केवल एक देश लाभ कमाता है। और चौथा, एक देश को व्यापार से लाभ होता है और दूसरे से हानि। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है विकल्प नंबर 2, दोनों देशों को व्यापार से लाभ होता है। यदि व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय शर्तें उस स्तर पर तय होती हैं जो प्रत्येक देश की अवसर लागत के बीच पड़ता है तो दोनों देशों को व्यापार से लाभ होता है। व्यापार की शर्तों से आशय है
जिस दर पर एक देश की वस्तुओं का दूसरे देश की वस्तुओं से विनिमय होता है, यह दर किसी देश के आयातों के रूप में उस देश के निर्यात की क्रय शक्ति की माप है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है अप्रत्यक्ष कर जांच समिति, झा समिति जिसे हम कहते हैं। दूसरा है कर सुधार की समिति, चलैया समिति। तीसरा कराधान जांच आयोग, माथुर आयोग। और चौथा है प्रत्यक्ष कर जांच समिति, वांचू समिति। तो हम इनका मिलान कर लेते हैं कि इनका सही व्यवस्थित क्रम क्या है। सबसे पहले कराधान जांच आयोग। कराधान जांच आयोग पहले नंबर पर आएगा। फिर आता है हमारा क्या, प्रत्यक्ष कर जांच समिति, वांचू समिति। दूसरा है तीसरा अप्रत्यक्ष कर जांच समिति, झा समिति। और चौथा है कर सुधार समिति। यहाँ पे इसके कूट नहीं है तो हम इसके कूट बना लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा कराधान जांच आयोग यानी सी। उसके बाद आएगा हमारा प्रत्यक्ष कर जांच समिति डी, अप्रत्यक्ष कर जांच समिति ए, कर सुधार समिति बी। इस तरीके से ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, शून्य बजटन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रासंगिक है। पहला, व्यय की प्रत्येक मद को पूर्व बजट पुनरावलोकन में चुनौती दी जाती है। दूसरा, व्यय के किसी न्यूनतम स्तर को प्रदत्त मान लेने की अनुमति नहीं है। तीसरा, प्रत्येक मद के व्यय की हाशिए पर या सीमांतिक वृद्धि की जाती है। तीसरा, जब अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है तो व्यय की अधिकांश मदों को प्रदत्त मान लिया जाता है। कूट दिया गया है ए और सी, दूसरा ए बी और डी, तीसरा ए और बी और चौथा है ए सी और डी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ए और बी। शून्य बजट में बजट संबंधी अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं तथा गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इसके अंतर्गत कार्य इस आधार पर प्रारंभ किया जाता है कि जब तक किसी भी परियोजना अर्थात कार्य का औचित्य नहीं दिया जाता तब तक उसके लिए कोई भी बजट का प्रावधान नहीं होता है। इसके लिए बजट शून्य ही माना जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, फिर से हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है। इष्टतम आयकर, दूसरा राजनीति का आर्थिक सिद्धांत, तीसरा स्थानीय लोक सेवाएं और चौथा है शून्य आधार बजटन। तो इसमें पहला है चार्ल्स डिबो, दूसरा पीटर ए पायर, तीसरा एफ रामसे और चौथा है एंथनी डाउन्स। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, इष्टतम आयकर एफ रामसे के द्वारा दिया गया। राजनीति का आर्थिक सिद्धांत एंथनी डाउन्स के द्वारा दिया गया। स्थानीय लोक वस्तुएं चार्ल्स डिबो के द्वारा दी गई। शून्य आधार बजटन पीटर ए पायर के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 41 है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कराधान की अनुपस्थिति के तुल्य है? पहला, कर का विचलन, दूसरा कर का रूपांतरण, तीसरा कर अपवंचन और चौथा है कर का पूंजीकरण। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, कर अपवंचन। कर अपवंचन कराधान की अनुपस्थिति के तुल्य है। कर अपवंचन का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत आय को छिपाकर अदायगी अवैध रूप से बचा ली जाती है। कर अपवंचन अवैधानिक है। कर अपवंचन कर की जानबूझकर की गई चोरी है। कर अपवंचन को कर वंचना भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्यों के क्षेत्राधिकारों में पड़ता है? जैसा कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7वीं की सेकंड में वर्णित है। पहला, रेलवे माल भाड़े और सवारी भाड़े पर कर। दूसरा, समाचार पत्रों की बिक्री एवं खरीद और उसमें विज्ञापनों पर कर। तीसरा, कुछ वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दर। और चौथा है मनोरंजन बाजी और जुआ खेलने के समेत विलासिताओं पर कर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, मनोरंजन बाजी लगाने और जुआ खेलने के समेत विलासिता की वस्तुओं पर कर, जिसमें भू राजस्व, अखबार को छोड़कर अन्य वस्तुओं की खरीद या बिक्री सम्मिलित है। कृषि आय पर भी कर लगाया जाता है। भूमि तथा मकान पर, शराब तथा नशीली वस्तुओं पर स्टाम्प शुल्क, सड़क, आंतरिक मार्ग, ऐसी बहुत सी वस्तुएं होती हैं जिन पे कर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, कोहेन क्लार्क ने दावा किया कि विश्व के अधिकांश देशों के लिए कराधान की सुरक्षित उच्चतम सीमा है। पहला, राष्ट्रीय आय का 40%, दूसरा, राष्ट्रीय आय का 30%, तीसरा, राष्ट्रीय आय का 25% और चौथा है राष्ट्रीय आय का 20%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, राष्ट्रीय आय का 25%। कोहेन ने क्लार्क ने दावा किया कि विश्व के अधिकांश देशों के लिए कराधान की सुरक्षित उच्चतम सीमा आय का 25% है। सरकार द्वारा व्यक्तियों या संस्थाओं पर अनिवार्य शुल्क लगाना कराधान कहलाता है। लोकतंत्र में कराधान ही सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को स्वरूप प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है? पहला, एकाधिकारी पर लगाया गया एकमुश्त कर। दूसरा, आवासीय मकान पर लगाया गया कर। तीसरा, बिक्री योग्य पूंजीगत वस्तुएं और चौथा है उत्तराधिकारी संबंधी शुल्क। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, बिक्री योग्य पूंजीगत वस्तुएं। बिक्री योग्य पूंजीगत वस्तुओं पर लगाया गया कर आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। पूंजीगत वस्तुएं जैसे शेयर, बॉन्ड, अचल संपत्ति, घर आदि हैं। पूंजीगत वस्तुओं के विक्रय से उत्पन्न आय पूंजीगत लाभ कहलाता है। पूंजीगत लाभ वह राशि है जो पूंजीगत वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त राशि में से पूंजीगत वस्तुओं को क्रय करने के लिए व्यय की गई राशि में से घटाने से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 45 है, द्विपदीय बंटन में माध्य और प्रसरण का योग 15 है और माध्य और प्रसरण का गुणनफल 54 है। तो प्रेक्षणों की संख्या कितनी होगी? विकल्प है, पहला 27, दूसरा 30, तीसरा 24 और चौथा 33। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 1, 27। प्रश्न नंबर 46 है, यदि R सहसंबंध गुणांक है
और बी वाई एक्स और बी एक्स वाई प्रतिश्रेण रेखाओं पर एक्स पर वाई और वाई पर एक्स क्रमशः प्रतिश्रेण गुणांक हैं तो आर बराबर है, विकल्प है पहला बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, दूसरा अंडर रूट बी एक्स वाई अपॉन बी वाई एक्स, तीसरा अंडर रूट 1 माइनस बी एक्स वाई एक्स और चौथा है अंडर रूट बी एक्स वाई डॉट बी वाई एक्स। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4 अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। सहसंबंध गुणांक एक ऐसी आनुपातिक संख्या होती है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की प्रकृति धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य और उनकी मात्रा दोनों का स्पष्ट बोध कराती है। यदि y सहसंबंध गुणांक है और बी वाई एक्स तथा बी एक्स वाई प्रतिश्रेण रेखाएं x पर y और x क्रमशः प्रतिश्रेण गुणांक है। प्रश्न नंबर 47 है एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर परीक्षण का क्या परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला प्रसरण का विश्लेषण, दूसरा गुणात्मक चरों के बीच सहचर्य, तीसरा एक ही समग्र से लिए गए दो बंटन समूहों के माध्यों के बीच अंतर और चौथा है भिन्न समग्र के लिए किए गए दो बंटन समूहों के माध्यों के बीच अंतर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2 गुणात्मक चरों के बीच सहचर्य। काई स्क्वायर परीक्षण का गुणात्मक चरों के बीच सहचर्य परीक्षण करने के लिए किया जाता है। किसी भी गुण स्वतंत्रता की पूर्व मान्यता के क्रम में मानी जाने वाली प्रत्याशित आवृत्तियों को वास्तविक आवृत्तियों में से घटाने पर प्राप्त राशि के वर्ग को काई वर्ग तथा स्क्वायर कहा अथवा स्क्वायर कहते हैं। इसका प्रयोग ऐसे अवसरों पर किया जाता है जहां दो गुणों की स्वतंत्रता को जांचा जाता है। काई वर्ग को प्रतीक रूप से काई स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 48 है यादृच्छिक प्रतिचयन का अभिप्राय है। पहला प्रेक्षणों का चयन उद्देश्य के साथ किया गया है, दूसरा प्रेक्षणों को व्यवस्थित ढंग से चयनित किया गया है, तीसरा है प्रेक्षणों का चयन मनमाने ढंग से किया जाता है और चौथा है प्रेक्षणों को गुच्छों में चयनित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2 प्रेक्षणों को व्यवस्थित ढंग से चयनित किया गया है। यादृच्छिक प्रतिचयन का अभिप्राय प्रेक्षणों को व्यवस्थित ढंग से चयनित किया जाना है। यादृच्छिक प्रतिचयन में समष्टि की इकाइयाँ क्रमांकित कर ली जाती हैं। इस प्रतिचयन में समस्त इकाइयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि चयन प्रक्रिया में समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान रूप से हो, परंतु यदि समष्टि की इकाइयाँ अधिक होती हैं तो इस विधि का प्रयोग कठिन हो जाता है। प्रश्न नंबर 49 में फिर से हमें मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं विचरण का गुणांक, दूसरा सहसंबंध का गुणांक, तीसरा विषमता का गुणांक और चौथा है कुर्टोसिस का गुणांक। तो यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3 विचरण के गुणांक का विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा, सहसंबंध गुणांक का चौथा, विषमता के गुणांक का दूसरा और लास्ट बचा है हमारा कुर्टोसिस वक्रता गुणांक। तो इसमें हमारा ये चौथा हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50 है, इसमें अभिकथन दिया गया है ए फिशर का अभिसूचक आदर्श अभिसूचक है। कारण दिया है कि फिशर का अभिसूचक समय विपर्यांश तथा उपादान विपर्यांश परीक्षणों को संतुष्ट करता है। विकल्प है पहला ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तीसरा ए सत्य है परंतु आर असत्य है
और चौथा है ए सत्य है परंतु ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। फिशर का सूचकांक लेस्पियर तथा पासे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य है। इसका सूत्र अगर हम देखें तो F बराबर √L मल्टीपल P है। फिशर सूचकांक समय उत्क्रम्यता परीक्षण तथा तत्व उत्क्रम्यता परीक्षण का पालन करता है, अतः यह सूचकांक समयु विप्यास तथा उपादान विप्यास परीक्षणों का संतुष्ट करता है। इसी कारण से आदर्श सूचकांक कहा जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी लोग NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रिपरेशन में मदद मिल सके। हैव अ गुड डे।